हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी भाई हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा चैप्टर चल रहा है, विद्युत विभव में विभवांतर। और इसके अंदर हमने काफी कुछ पढ़ लिया, जैसे विद्युत विभव क्या होता है, इसके अलावा विभवांतर क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण आर थीटा पर विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं, विभव प्रवणता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा समविभव पृष्ठ। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा में। देखो, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये देखो ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या चीज होती है ना, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसको समझने से पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि वास्तव में स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा एक यांत्रिक ऊर्जा है और हम जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा जो है वो कणों या किसी निकाय में गति की वजह से उत्पन्न ऊर्जा होती है, यानी गति से संबंधित ऊर्जा होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बिल्कुल स्थितिज ऊर्जा भी इसी से संबंधित होती है, यांत्रिक ऊर्जा का एक पार्ट है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो ये स्थितिज ऊर्जा क्या चीज होती है, जैसे मैं बात करूं कि मान लो आपके पास में कोई इस प्रकार की गुलेल है ना, ये इस प्रकार रबड़ है और यहाँ पर ये पत्थर है। आप जैसे इस गुलेल को यहाँ पर पीछे की तरफ खींचोगे इधर, तो पीछे की तरफ खींचने पर आपको जोर लगाना पड़ेगा, यानी अपने आप तो खींचेगी नहीं, ऐसा तो नहीं आपको आराम महसूस होगा इसको खींचने पर। आप थकान का अनुभव करोगे, किसका अनुभव करोगे, थकान का। यानी आप जैसे इस बुलेट को पीछे की तरफ खींचोगे तो आपको जोर आएगा, जोर आएगा यानी आपकी एनर्जी खत्म होगी। अगर आप बार बार ऐसा करोगे थक जाओगे, इसका मतलब यह है कि आपकी एनर्जी कम हो रही, यानी आपकी ऊर्जा खर्च हो रही, और यही ऊर्जा है वो इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। देखो कैसे, आपने जैसे इस गुलेल को पीछे की ओर खींचा तो आपको जोर लगाना पड़ा, तो जैसे आप इसके अंदर जोर लगाओगे तो आपकी ऊर्जा कम होगी। अब वो ऊर्जा गई कहां, वो ऊर्जा इस पत्थर में और इस बेल्ट के अंदर है। ये जो यहाँ पर आप जो ये यूज कर रहे हो ना, ये जो हमारी ये जो है ना रबड़ की है ना, ये जो रबड़ का टुकड़ा है इसमें और इस पत्थर में ये ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होने का मतलब है कि इन दोनों के अंदर ऐसी ऊर्जा आ जाएगी और जिससे इनको रिलीज करते ही, यानी जैसे हम इसको छोड़ेंगे या हम अपना हाथ हटा लेंगे तो दोबारा वही जो ऊर्जा है वो इनमें क्या उत्पन्न कर देगी, गति उत्पन्न कर देगी। क्या उत्पन्न कर देगी, गति। जैसे मैं बात करता हूं कि कोई जमीन पे पत्थर पड़ा है, तो पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है कि वो हमेशा प्रत्येक वस्तु को अपनी सतह से चिपकाए रखने की कोशिश करती। यानी अगर हम किसी पत्थर को छोड़ेंगे तो वो नीचे जाके जमीन पे गिरेगा गुरुत्वाकर्षण की वजह से, है ना। तो यहाँ पर अगर हम किसी मान लो जमीन पे कोई पत्थर पड़ा और उस पत्थर को नीचे से उठा के ऐसे लेकर आते, तो नीचे से उठा के जब इसको ऊपर की तरफ हम लेकर आते तो हमें जोर आता है ना, हमें थकान का अनुभव होता है या हमें ऐसा लगता है कि हमारी ऊर्जा कम हुई है। तो हमारी जो ऊर्जा कम होती है यहाँ पर, वो ऊर्जा उस पत्थर में किसके रूप में संचित हो जाती है, वो हमें दिखती नहीं है। ना ही पत्थर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया देता है, बस पत्थर को जब तक हमने यहाँ पर पकड़ रखा है यानी हमें कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होगा जिससे कि पत्थर के अंदर ऊर्जा, लेकिन उसको जैसे हम छोड़ेंगे तो वो पत्थर गति करने लगेगा और वो गति करते करते नीचे जाके जमीन से वापस टकरा जाएगा। तो वो पत्थर यहाँ था और उस पत्थर को यहाँ से नीचे जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी। वो ऊर्जा उसको कहां से मिली, गुरुत्वाकर्षण से, है ना। वो ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण से उसको इस प्रकार मिलती है कि वो ऊर्जा वास्तव में हमारी ऊर्जा है ना। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हम उसको ऊपर खींच कर लाए थे, है ना, जबरदस्ती उसको खींच कर लाए थे। तो जब भी हम कोई जबरदस्ती कार्य करते हैं तो कणों में या निकायों में एक ऊर्जा संचित हो जाती है और जैसे उनको रिलीज किया जाता है वो दोबारा गति करने लगते हैं उसी ऊर्जा की वजह से। और जितनी स्थितिज ऊर्जा है उतनी की उतनी उनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। जब वो पूरी ऊर्जा खर्च हो जाती है उस समय वो रुक जाते हैं, है ना। तो ये है आपका सिंपल सा स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट, है ना। अब एक चीज आपको यह भी ध्यान रखनी है कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो वास्तव में यानी ये जो यहाँ पर हम गुरुत्वाकर्षण वगैरह की जो बात कर रहे हैं ये सारे के सारे श्रृंखसी क्षेत्रों के अंदर आते हैं। देखो कैसे, हमने पहले भी इसके बारे में बात किया था श्रृंखसी क्षेत्र। अभी देखो श्रृंखसी क्षेत्र क्या होता है। वास्तव में श्रृंखसी क्षेत्र के अंदर ये होता है कि इसके अंदर किया गया कार्य
पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे ही हमारी पृथ्वी है, यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहां तक ऊपर उठाया, तो आप इसको सीधा लेकर जाओगे तो यहाँ पर कितनी ऊर्जा संचित होगी, mgh। ये हाइट कितनी है, h हाइट तक आपने इसको ऊपर उठा लिया। अब आप वस्तु को ऐसे लेकर जाओगे, इतनी ऊंचाई पे ऐसे घुमा के ऐसे, तो भी ऊर्जा mgh होगी। यानी ये पथ पे डिपेंड नहीं करेगी, पथ कैसा है, इस पे डिपेंड करेगी कि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु कहां पर है, इनकी स्थितियों पर निर्भर करती है ना। तो ये जो स्थितिज ऊर्जा हम पढ़ने वाले हैं, ये वास्तव में संरक्षित क्षेत्र वाली स्थितिज ऊर्जा है। अब इसके बाद में देखो, जैसे हमारे स्प्रिंग वगैरह के अंदर होता है ना, तो स्प्रिंग के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा जो संचित होती है ना, वो वास्तव में संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है ना। इसके अंदर थोड़ा सा आप खास तौर से ध्यान रखना। अब इसके आगे देखो क्या होगा। हमने ये तो देख लिया कि स्थितिज ऊर्जा वास्तव में होती क्या है। अब हम बात करेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, मान लो आपके पास में कोई प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश है जो अनंत पर रखा है। कहां पर रखा है, अनंत पर रखा है। इस आवेश को आप इसके पास में लेकर आते हो, आप इसको यहां तक लेकर आ गए। क्या इस आवेश को इसके पास में लाने पर आपको जबरदस्ती करनी होगी या आसानी से आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। तो ये आवेश इस आवेश को अपने पास आने नहीं देगा, यानी आसानी से नहीं आने देगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ जबरदस्ती करेंगे, इसको जबरदस्ती यहाँ तक लेकर आएंगे। और जब हम जबरदस्ती इसको यहाँ तक लेकर आएंगे तो हमारी ऊर्जा खर्च होगी। उस समय इन दोनों आवेशों में ये ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। यहाँ दोनों आवेशों में क्यों हुई भाई, क्योंकि अगर इस आवेश को पकड़ रखा है, इसको रिलीज कर दिया तो ये भागेगा, और अगर इस आवेश को पकड़ रखा है, इसको रिलीज कर दिया तो ये भागेगा। हमारी धरती के साथ ऐसा नहीं होता है ना। जैसे पत्थर को पकड़ रखा है और हमारी धरती नीचे भाग गई है ना, या ऊपर आ गई जमीन, है ना। ऐसा होता तो है वास्तव में, लेकिन ये त्वरण ना के बराबर होता है ना। ऐसा आपने 11th क्लास में न्यूमेरिकल देखा होगा, है ना। तो जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर उठा के ऊपर की ओर खींचते हैं, तो उनमें से वस्तु को रिलीज करने पर वस्तु नीचे जाती है, पृथ्वी ऊपर नहीं आती। लेकिन यहाँ पर ऐसा दोनों के साथ होता है। अगर इसको पकड़ रखा है, इसको रिलीज कर दिया तो उधर भागेगा, इसको पकड़ रखा है, इसको रिलीज कर दिया तो इधर भागेगा। इसलिए हम कहते हैं आवेशों के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो ये स्थितिज ऊर्जा दोनों आवेशों के पास है, इसके पास है ना। अब यहाँ पर हमारे पास में एक समस्या और है, वो क्या है, हमारे पास में ये प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर कोई माइनस क्यू आवेश रखा अनंत पर। इस माइनस क्यू आवेश को मैं यहाँ तक लेकर आया। क्या यहाँ पर आपको जबरदस्ती करनी होगी, क्या आपको जबरदस्ती इस आवेश को यहाँ पर लाना होगा, या अपने आप ही आ जाएगा। ये आवेश इसकी तरफ खींचा चला आएगा, क्योंकि असमान आवेश है तो दोनों के बीच में प्रेम है ना। तो ये इसकी तरफ आराम से बिना किसी कोशिश के खींचा चला आएगा, है ना। तो क्या होगा वास्तव में, ये माइनस क्यू आवेश इसके पास में आ रहा है, देखो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। ये जब इसको हमने यहाँ लाके इसको रख दिया तो हमें यहाँ पर जोर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यानी अपने आप ही क्या हुआ, अपने आप ही ये इसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। यानी यहाँ पर हमें कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, वास्तव में हमें यहाँ पर कार्य प्राप्त होता है। अब कार्य प्राप्त कैसे हो सकता है, देखो जब हो सकता है कि पहली बार में ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू दोनों पास पास थे। एज्यूम कर लो बस, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू दोनों एक दूसरे के पास पास में थे। मैं इस माइनस क्यू को इससे दूर लेके जा रहा हूं, क्या अब ये प्लस क्यू आवेश इस माइनस क्यू आवेश को दूर जाने देगा, ये इसको इससे दूर नहीं जाने देगा। अगर ये दूर नहीं जाने देगा तो हमें जबरदस्ती इसको दूर ले जाना होगा। तो जैसे जैसे हम इसको जबरदस्ती यहां तक लेकर जाएंगे तो हमारे द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक। हमारी ऊर्जा खर्च होगी क्योंकि हम जबरदस्ती इसको वहां पर ले जा रहे हैं, यानी हमारे द्वारा किया गया कार्य बाह्य कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। इसको जबरदस्ती इसके पास में से खींच के यहाँ ले गए, है ना। जब इसको हम यहाँ ले गए तो यहाँ तक इसे इतने दूर लाने के लिए हमें बहुत सारा कार्य करना पड़ेगा। मान लो W कार्य किया, अब इस आवेश को जब वापस हम छोड़ेंगे तो ये अपने आप इसके पास में चला जाएगा और यही जो कार्य के रूप में हमने इसको ऊर्जा दी थी वो ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी, वो ऊर्जा हमें प्राप्त, यानी हमें कार्य प्राप्त होगा। तो इस स्थिति के अंदर किया गया बाह्य कार्य तो क्या होता है, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। और मैंने कहा था जब क्षेत्र के द्वारा हमारे द्वारा किया गया कार्य धनात्मक हो तो क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है तो इसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक। अब बात है कि स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, स्थितिज ऊर्जा इनके अंदर संचित है और वो हमने जबरदस्ती, यानी स्थितिज ऊर्जा का चिन्ह हमेशा वही होगा जो बाह्य कार्य का होगा। आप इसको ऐसे याद रख लेना, है ना। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा भी कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इनके पास अभी ऊर्जा है, ऊर्जा की कमी थोड़ी इनके पास ऊर्जा है अभी, है ना।
इस निकाय में ऊर्जा भी संचित है और इनको रिलीज करने पर गति होगी, या इनको रिलीज करने पर गति नहीं होगी। ये जब दोनों एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे ना तो एक दूसरे से दूर दूर नहीं भागेंगे, है ना। इनके पास ऑलरेडी ऊर्जा की कमी है, ऊर्जा नेगेटिव है इनकी। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, WEXT होगा नेगेटिव और क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा पॉजिटिव, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा, और स्थिर ऊर्जा होगी आपकी नेगेटिव। यहां से हमें एक चीज और पता चलती है कि स्थिर ऊर्जा धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है। दोनों केस मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि वास्तव में विद्युत स्थिर ऊर्जा होती क्या है। किताबों में इतनी ज्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं मिलती है, तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत है तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके वापस एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, है ना, सारा कुछ आपके समझ में आ जाएगा। तो स्थिर ऊर्जा समझ में आ गई, हमारे विद्युत स्थिर ऊर्जा समझ में आ गई, इसके चिन्ह हम किस प्रकार बताते हैं ये भी हमारे समझ में आ गई, है ना। और इसका स्थिर ऊर्जा का चिन्ह लिखते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम जबरदस्ती कार्य करेंगे तब स्थिर ऊर्जा धनात्मक होगी, जब हम जबरदस्ती कार्य न करके हमें कार्य प्राप्त होगा तो स्थिर ऊर्जा कैसी होगी, ऋणात्मक। देखो देखिए, क्या क्वेश्चन के तौर पे इसको हम देखते हैं। आपके पास में एक -q आवेश है, इस -q आवेश के पास में एक आप -q आवेश को लेकर आ रहे हैं, है ना। स्क्रीन को पॉज करके कमेंट बॉक्स में भी आप इसका उत्तर लिख सकते हो। तो -q, इस -q के पास में इस -q को हम लेकर आ रहे हैं, तो यहां पर आपको WEXT यानी बाह्य कार्य, स्थिर ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह बताना है। तो यहाँ पर देखो जबरदस्ती कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों समान आवेश है, तो ये आवेश इसको अपने पास आने नहीं देगा, तो जबरदस्ती हमें इसके पास में इसको ले जाएंगे। तो जब जबरदस्ती ले जाएंगे तो हमारी ऊर्जा में कमी होगी, यानी हमारे द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो स्थिर ऊर्जा भी उस समय कैसी होगी, धनात्मक, क्योंकि ये इसका सेम चिन्ह होगा और ये धनात्मक है तो ये कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक, है ना। दूसरा देखो, ये -q आवेश है, ये +q आवेश है, इससे इसको दूर लेके जा रहे हैं, इससे देखो दूर ले जा रहे हैं। जब इससे हम इसको दूर ले जाएंगे तो किया गया कार्य कैसा होगा, WEXT। दोनों में आकर्षण हो रहा है, यानी ये वाला आवेश इस आवेश को दूर नहीं यानी जाने देगा, यानी ये नहीं चाहता कि ये -q मुझसे दूर जाए, यानी इसको दूर ले जाने के लिए जबरदस्ती करनी होगी, है ना। इसको दूर ले जाने के लिए, यानी जैसे कोई बच्चा घर से स्कूल जाता है ना, तो वास्तव में क्या होता है, वो घर को छोड़ना नहीं चाहता, बिल्कुल वही वाले कहानी यहाँ पर है ना। इसको जबरदस्ती हम लेकर जाएंगे, तो जबरदस्ती ले जाएंगे तो हमारी ऊर्जा क्या होगी, खर्च होगी, ऊर्जा खर्च होगी। इसका मतलब किया गया कार्य कैसा होगा, अभी भी धनात्मक। स्थिर ऊर्जा कैसी होगी, धनात्मक, और क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक। एक ऐसे और देख लो इसका, जैसे यहाँ पर कोई +q आवेश है और यहाँ पर कोई -q, इसको इसके पास में ले जाओ, तो जैसे हम इसको पास में ले जाएंगे तो इसको इधर ले जाने के लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही चला जाएगा आकर्षित होकर, है ना। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य इस समय कैसा होगा, ऋणात्मक, क्योंकि हमें कार्य प्राप्त होगा। तो क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा और स्थिर ऊर्जा होगी ऋणात्मक, यही वाला चिन्ह सेम इसमें होगा। तो मेरे हिसाब से आपको इनके चिन्ह कैसे यानी पते लगाए जाते हैं और सारे यानी ये हमारे किस प्रकार इनके चिन्ह लिखे जाते हैं, ये सारी कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे देखो क्या हो जाएगा, इसके आगे अगर हम गौर से देखें तो अब हमारे सामने समस्या ये है कि स्थिर ऊर्जा हमने देख तो लिया कि वास्तव में स्थिर ऊर्जा क्या होती है, विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होती है, लेकिन हमारे सामने समस्या ये है कि विद्युत स्थिर ऊर्जा को मापे कैसे, है ना, क्योंकि फिजिक्स मापन का विज्ञान है। तो समस्या ये है कि अगर स्थिर ऊर्जा है तो कितनी है, जैसे ये कोई +q आवेश और ये कोई +q आवेश, मान लिया इनमें स्थिर ऊर्जा है, लेकिन समस्या ये है कि इनमें स्थिर ऊर्जा है कितने जूल है। पहली बात, स्थिर ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल होगा, क्या होगा, जूल। स्थिर ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल, है ना। इसके अलावा यह हो सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन इस चैप्टर में पीछे के लेक्चर में बता चुका हूं मैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल होगा, ऊर्जा है। स्थिर ऊर्जा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। अगर ये ऊर्जा है तो इसकी विमा क्या होगी, m1L2T-2। जो कार्य की विमा होगी वही किसकी विमा होगी, इस ऊर्जा की विमा होगी। ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है ना। ये खास तौर से ध्यान रखना। इनके चिन्ह वगैरह मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर देखो, अब हमने ये तो देख लिया कि स्थिर ऊर्जा वगैरह होती क्या है, लेकिन मैं कहूं कि ये दो आवेश +q यहाँ पर है तो इनमें स्थिर ऊर्जा है, तो समस्या ये कि कितनी है, कैसे ज्ञात करें। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि यह दूरी r है, ये दूरी कितनी है,
r, है ना। ये दूरी r ले ली, यहां पर हम किसी आवेश प्लस q को लेकर आने वाले हैं, है ना। यहां तक लाने से पहले इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव, इसको आप q1 मान लो, मान लिया ये कितना है, q1 है, ये आपका q2 है ना, दोनों प्लस के। यहाँ पर इस बिंदु पर विभव कितना होगा इसकी वजह से, इसके कारण यहाँ पर विभव v बराबर k q1 अपॉन r, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव इतना ही होता है। अब हम जानते हैं विभव और कार्य में क्या संबंध होता है। याद करो विभव की परिभाषा कि अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो जब हम किसी इस q2 आवेश को अनंत से यहां तक लेकर आएंगे तो किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर क्या होगा, या विभव के तौर पे ले लो v बराबर W कौन क्या होगा, q, W कौन क्या होगा, q। तो ये विभव तो होगा वास्तव में इसका, और ये आवेश कौन होगा, q। याद करो जब हम विभव को यहां से यहां तक लेकर या आवेश को लेकर आते हैं तो W/Q नॉट लिखा जाता है यहाँ पर, यानी परीक्षण आवेश। तो जब हम परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लेकर आते हैं, है ना, और वो जो बिंदु होता है, ये बिंदु ये वास्तव में विद्युत क्षेत्र में होता है। इस प्रकार का डायग्राम हमने बनाया था, ऐसा यहाँ पर आवेश लिया था कोई, या वो बिंदु लिया था, है ना। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, इसका मतलब इधर कोई प्लस q आवेश रखा है ना। ये पॉसिबल है कि विद्युत क्षेत्र इधर से उधर जा रहा है, इसका मतलब इधर कोई प्लस q आवेश रखा है। तो जब आप अनंत से किसी आवेश को यहाँ तक लेकर आओगे तो वो आवेश हमने q नॉट लिया था, लेकिन ये जो विभव था ये किसकी वजह से था, ये विभव इस आवेश की वजह से था, है ना, और वो आवेश था q नॉट जिसको हम यहाँ तक लेकर आए थे। तो देखो वही कहानी सेम रिपीट हो रही। तो यहाँ पर विभव तो कौन सा होगा, v1, और आवेश कौन सा होगा, q2, कौन सा होगा, q2 होगा। अब देखो कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो W बराबर क्या हो जाएगा, q2 v1, तो W बराबर q2 गुणा v1 की वैल्यू k q1 अपॉन r, तो W बराबर k q1 q2 अपॉन r। इसी कार्य को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। क्यों, किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। देखो संचित हो गया तो ये इसको ज्ञात करने का तरीका है कि स्थितिज ऊर्जा को हम ज्ञात कैसे करें। तो हमने ये देखा कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के चिन्ह किस प्रकार लिखे जाते हैं, और विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब इसके बाद में देखो अगला टॉपिक जो हमारे है वो स्थितिज ऊर्जा के टॉपिक चलेंगे, अब इसके न्यूमेरिकल वगैरह है ना सारे। तो देखो इसके अंदर क्या है, सबसे पहला टॉपिक है दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। देखो यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर स्थितिज ऊर्जा है ना, स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्ज सिस्टम, ड्यू टू टू चार्ज सिस्टम, यानी दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले मान लो आपके पास में q1 आवेश है, यहाँ पर अभी आपका स्पेस है, ये बोर्ड जो आपको ये बोर्ड देख रहे हो, ये स्पेस है, खाली स्थान है, यहाँ पर आसपास में कोई आवेश नहीं, इसके आसपास में कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं है, कोई आवेश नहीं। देख लो पूरे बोर्ड पे कोई आवेश नहीं बनाया गया, यानी पूरा खाली स्थान पड़ा है। आसपास में ना तो एक परमाणु है ना कोई इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल खाली है, एकदम वैक्यूम है, बिल्कुल एक छोटा सा कण तक नहीं है ना, कोई आवेश नहीं। अगर यहाँ पर कोई आवेश नहीं है तो मैं एक q1 आवेश को यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो जब q1 आवेश को मैं यहाँ पर लेकर आ गया अनंत से, है ना, मान लो अनंत उधर है, यहाँ तक लेकर आ गया, तो वहां से यहाँ तक लाने में क्या मुझे कोई कार्य करना पड़ेगा, सोचो देख। कार्य तो तब करना पड़ता था जब यहाँ पर पहले से विद्युत क्षेत्र हो। याद करो विभव की परिभाषा, है ना, वीडियो को आप थोड़ा सा रिवर्स करके पीछे देख लेना, विद्युत विभव विभवांतर वाले टॉपिक के अंदर वहां जो विभव की परिभाषा लिखते हैं तो विद्युत क्षेत्र काम में लेते हैं, ऐसा नहीं है वहां पर कुछ नहीं हो, है ना। तो जब इस आवेश को हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर ना किसी प्रकार का कोई ना तो विद्युत क्षेत्र है ना आवेश है, तो ये वाला आवेश ना तो किसी के साथ प्रतिकर्षण कर रहा है ना ही आकर्षण। इसका मतलब इसको वहां से यहाँ तक लाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, यानी W1 कितना हो जाएगा, 0। अब कोई दूसरा आवेश है q2 जिसको हम यहाँ तक लेकर आए, और ये दूरी है आपकी r। कितनी दूरी है भाई, r दूरी। कितनी दूरी है, r दूरी है यहाँ तक। तो अनंत से जब हम इसको लेकर आएंगे तो इस बिंदु पर विभव तो इस आवेश का होगा, और आवेश खुद कौन होगा, q2, या ये वाला आवेश इसके विद्युत क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। अभी दोनों को समान लिया तो प्रतिकर्षण होगा,
तो इसको जबरदस्ती यहाँ तक लेकर आएंगे तो इस निकाय में क्या संचित हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। तो इस आवेश को यहाँ तक लाने में किया गया कार्य मान लो हो W2। तो W2 बराबर क्या होता है, कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर या विभव, है ना। तो आवेश तो Q2 और विभव कौन सा, V1। अब हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव कितना होता है, W2 बराबर KQ1 अपॉन R, और ये हो जाएगा Q2 पहले से, V1 की जगह ये रख दी। तो कुल कार्य कितना हो गया इन दोनों आवेशों को यहाँ तक लाकर रखने में, W बराबर हो गया W1 प्लस W2। तो W बराबर हो गया KQ1 Q2 अपॉन कितना R, है ना। और यही कार्य किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, KQ1 Q2 अपॉन R, ये स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब ये जो टॉपिक है आपको मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये कि बाकी आदमी ये मान लो ये फिजिक्स के कई न्यूमेरिकल हैं जिनको एक झटके में कर देता है ना। वरना उनमें कैलकुलेशन में इतनी दिक्कत हो सकती है कि शायद वो हमसे न्यूमेरिकल, हमारे जैसे सामान्य आदमियों से वो न्यूमेरिकल हो ही नहीं। तो स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इससे अच्छा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जिसको एक बार ये समझ में आ जाता है उसको, यानी आप ऐसे समझ लो वो फिजिक्स की एक छोटी सी यानी नस पकड़ लेता है ना। चाहे गुरुत्वाकर्षण हो, चाहे हमारे ये पूरी स्तर वैद्युत की कंप्लीट, है ना, और आगे भी कुछ वैद्युत से संबंधित कुछ टॉपिक होंगे उनमें काम में आएगा, चाहे हमारे मैग्नेटिज्म हो, यानी चुंबकत्व, चुंबक वाला चैप्टर पढ़ेंगे सारे, उनके अंदर इन सारी चीजों के अंदर स्थितिज ऊर्जाएं होती है। और स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट समझ में आने का मतलब है कि बहुत सारे न्यूमेरिकल बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं, कई हार्ड न्यूमेरिकल आप बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हो। कुछ स्थितिज ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को कुछ साइंटिस्टों ने काम में लेके बहुत अच्छी जानकारी हमें दी थी, वो हम इस टॉपिक में जस्ट आगे बताएंगे, है ना। तो देखो, तो ये कौन सा हो गया, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब इसके बाद में देखो क्या होगा, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बाद में अगला जो टॉपिक है हमारे वो कौन सा है, तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू थ्री चार्ज सिस्टम, है ना। तीन आवेशों का निकाय है। तो पहले आवेश को खाली स्थान में लेकर आए, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि पहले से कोई आवेश नहीं है, तो किया गया कार्य W1 बराबर 0। फिर किसी दूसरे आवेश को Q2 को हम यहाँ तक लेकर आए, ये दूरी R12, कितनी है R12। फिर किसी तीसरे आवेश को हम Q3 को यहाँ तक लेकर आए। तो जब Q2 को हम यहाँ पर लेकर आए तो Q2 आवेश को इसके विद्युत क्षेत्र का सामना करना पड़ा था, यानी ये Q1 इसको यहाँ नहीं चाहता था कि ये Q2 यहाँ पर आए। अब यहाँ तो गया, जबरदस्ती लाके हमने इसको बिठा दिया, फिट कर दिया यहाँ पर। Q3 आवेश को जब हम लेकर आएंगे तो हम देखेंगे कि ये दोनों इसका विरोध कर रहे हैं, ये दोनों आवेश हम नहीं चाहते कि ये यहाँ पर आए। इसका मतलब है कि ये दूरी तो आप R13 ले लो और ये दूरी आप R23 ले लो। तो सबसे पहले W1 कार्य 0 हुआ, W2 दूसरे आवेश को जब हम यहाँ पर लेकर आए तो किया गया कार्य क्या होगा, आवेश गुना पहले के कारण विभव। तो W2 बराबर, तो आवेश तो Q2, विभव कितना KQ1 अपॉन R12। तो W2 बराबर कितना होगा KQ1 Q2 अपॉन कितना R12। देखो अब इसके बाद में देखो आगे W3 कार्य जब हम इसको लेकर आए थे तो आवेश तो किसका Q3 इसका, और विभव किसका, इन दोनों का। विभव अदिश राशि तो सीधा दोनों के कारण विभव जोड़ देते, इसके कारण विभव इस बिंदु पर V1 मान लो, और इसके कारण इस बिंदु पर विभव या V2 मान लो। इसके वजह से ये जो है ना, इसके कारण यहाँ पर विभव V2 है और इसके कारण यहाँ पर विभव V3 है। ध्यान रखना, V1 जो विभव है वो किसका है, इसका इस बिंदु पर। V2 जो विभव है इस आवेश के कारण इस बिंदु पर, और V3 जो है इस आवेश के कारण इस बिंदु पर, क्योंकि Q3 को अपनी बार दोनों के विद्युत क्षेत्र का सामना करना पड़ेगा। तो W3 बराबर कितना हो जाएगा, देखो देखिए Q3 तो है ही, V2 की वैल्यू कितनी, V2 की वैल्यू हो जाएगी देखो KQ, V2 इसके कारण है तो KQ1 अपॉन बीच की दूरी कितनी R13, देखो R13 प्लस KQ2, इसके कारण यहाँ पर विभव है तो आवेश तो यानी आवेश तो ये होगा, और इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालना है तो Q2 अपॉन R23 हो जाएगा। देखो अब ये W3 हो गया, यानी सारे कार्यों को जोड़ दो, देखो कैसे, सारे कार्य को अगर हम जोड़ेंगे तो W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W बराबर 0,
प्लस के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस इसके कारण के Q3 Q1 को अंदर गुणा कर दो अपॉन R13 और प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। U बराबर क्या हो जाएगा, फिर इस W को हम U लिख देंगे क्योंकि यही स्थिति ऊर्जा होगी। ये देखो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13। देखो ये स्थितिज ऊर्जा होगी। बस ये आपका 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। इसी प्रकार आपको ये पूरा कैलकुलेशन किए बिना अब आपको यह बताता हूं कि जब 4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो और जब 100 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो तो हम कैसे स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले 4 वाले देखो, 3 की जगह 4 कर दो। मान लो आपके पास में कोई वर्ग है, इसकी भुजा ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है ना। और यहाँ पर आवेश Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है और यहाँ पर ये Q4 है ना। और ये दूरियां कितनी सारी ए है, ए ये भी ए, ये भी ए है ना। सबसे पहले Q1 आवेश को यहाँ पर लेकर आएंगे, अकेला है तो किया गया कार्य W1 0 है ना। दूसरी बार जब W2 को हम यहाँ पर लेकर आएंगे, सॉरी यानी Q2 को यहाँ पर लेकर आएंगे तो इसको इसके विरुद्ध कार्य करना हो, कितना के Q1 Q2 अपॉन ए R। यहाँ पर देखो इस दूरी को हम R12 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, R12। इस दूरी को हम क्या कह सकते हैं, अब यहाँ पर Q3 को लेकर आएंगे, Q3 को लेकर आएंगे तो इसको इन दोनों के विद्युत क्षेत्र का सामना करना होगा। तो W3 बराबर क्या होगा, के Q3 को इसका सामना करना होगा, ये कितना होगा देखो के Q2 Q3 अपॉन ये कितना हो जाएगा ए प्लस इसको हम R23 भी कह सकते हैं, R23 देखो। और जब इसको यहां लेकर आएंगे इसके विरुद्ध भी कार्य करना होगा तो दूरी कौन सी लेंगे, ये वाले, और इसको हम नाम दे देंगे R13। तो ये हो जाएगा के Q3 Q1 अपॉन R13 देखो है ना, R13। अब तीसरा W3, जब चौथे आवेश को हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो चौथे आवेश को यहाँ पर लेकर आने के लिए हमें तीनों आवेशों के विद्युत क्षेत्रों का सामना करना होगा। तब हम क्या लिखेंगे, Q1 Q2 Q3 के खिलाफ W4 बराबर क्या हो जाएगा, इसके कारण देखो यहाँ पर पहले लिखो तो के Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस के इसके विरुद्ध भी कार्य करना होगा, देखो इसके विरुद्ध इसको, तो इसको हम नाम दे देंगे R24। क्या नाम दे देंगे, R24। तो ये हो जाएगा के Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस ये क्या हो जाएगा के, इसको जब हम यहाँ लेकर आएंगे इसके विरुद्ध भी कार्य करना होगा, के Q4 Q3 R43, इसको R43 नाम दे दो। अब सारा को जोड़ देंगे है ना। और शॉर्ट में हम सीधा इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हम ए की फॉर्मूला इसका लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। देखो ये आपके न्यूमेरिकल भी है, आपको इसके बारे में इसके न्यूमेरिकल के बारे में आगे बात करेंगे। यू बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस ये क्या हो जाएगा के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q3 Q1 अपॉन R13। ये देखो तीनों की वजह से हो गया, 2 के कारण और 3 के कारण है ना। अब चौथे के कारण तो ये हो जाएगा के Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस के Q2 Q4 अपॉन R24 और प्लस के ये देखो जाएगा Q3 Q4 अपॉन R34 है ना। और कौन सा बच गया Q4 के साथ में, 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। ये देखो कितने सूत्र बने, 1 2 3 4 5 6 सूत्र बने इसके है ना। इसकी आपको एक छोटी सी ट्रिक भी मैं बताऊंगा। तो ये 4 आवेशों के निकाय के। अब आगे इससे ज्यादा अगर n आवेश हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके बारे में देखो आगे चर्चा करते हैं। आगे देखो स्थितिज ऊर्जा के ऊपर अब एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे आपके पास कोई आपको स्क्वायर दे दिया यानी वर्ग दे दिया, इसके चारों कोनों पर यानी विपरीत कोनों पर समान आवेश रखें इस प्रकार है ना। देखो ऐसे ये बोल रहा है कि इस निकाय की या इस वर्ग के इस चारों कोनों पर इन आवेशों को रखने में कितना कार्य करना पड़ेगा,
या इस चार आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो बिल्कुल लीजिए, देखो कैसे, U बराबर, सबसे पहले जब इसको लेकर आए तो पहले यहाँ कोई आवेश नहीं था, इसका मतलब जीरो, कार्य कितना करना पड़ा, जीरो। दूसरी बार जब इसको लेकर आए तो ये पहले से था, तो इस आवेश को यहाँ लाने में इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ा, तो ये होगा माइनस का KQ स्क्वायर अपॉन A। इसकी भुजा कितनी मान लो आप, A मान लो भुजा इसके, है ना, इसकी भुजा A मान लो, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी √2A, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, √2A हो जाएगी भाई, है ना। अब इसके बाद में देखो, ये 0 माइनस KQ स्क्वायर अपॉन A हो गया इसको। अब जब इसको आवेश को लेकर आएंगे हम तीसरे को, A B C और D, ये आपका तीसरा आवेश है, ये दूसरा और ये चौथा। तीसरा आवेश हम माइनस Q को यहाँ लेकर आएंगे, तो पहले से ये दो आवेश उपस्थित है, तो इस आवेश को इन दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इस आवेश को इसके विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ा, माइनस माइनस प्लस KQ स्क्वायर अपॉन बीच की दूरी कितनी, देखो देखिए √2A, है ना। यहाँ पर आपको एक चीज का खास तौर से ध्यान रखना है कि आवेश को चिन्ह सहित लेना है। स्थितिज ऊर्जा, विभव और आवेश तीनों अदिश राशि होने की वजह से इनमें आवेश को हमेशा चिन्ह सहित काम में लिया जाता है। अब इसके बाद में देखो, इसको लेकर आ गए, इसके विरुद्ध कार्य कर लिया, इसको जब यहाँ लेकर आए इसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का KQ स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा A। अब जब चौथे को यहाँ लेकर आएंगे, इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इसके विरुद्ध और इसके विरुद्ध, तो इन दोनों की स्थितिज ऊर्जा कितनी, माइनस का KQ स्क्वायर अपॉन A। इन दोनों की स्थितिज ऊर्जा कितनी, प्लस का KQ स्क्वायर अपॉन √2A, और इन दोनों की कितनी, इसकी और इसकी, माइनस का KQ स्क्वायर अपॉन A। देखो अब जो सेम है उनको जोड़ दो, और जो कट रहे हैं उनको बाकियों को काट दो, तो देखो क्या होगा इसके अंदर, तो इसके अंदर ये हो जाएगा हमारे कि U बराबर, ये देखो माइनस का KQ स्क्वायर अपॉन A, 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 तो माइनस का 4KQ स्क्वायर अपॉन A हो जाएगा। क्या यही है। अब इसके बाद में देखो यहाँ क्या, ये दोनों देखो सेम है दोनों, तो ये कितना हो गया, प्लस का 1 और 1 2 हो गया, तो 2KQ स्क्वायर अपॉन √2A। देखो, है ना। यहाँ पर अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो निकाय था ये चार आवेशों का था, तो कितने सूत्र बनने चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6। कैसे 6 बनेंगे, n कोष्टक n माइनस 1/2, n का मान कितना, 4 गुणा 4 माइनस 1/2, यानी 2 गुणा 3 n कितना, 6। क्या 6 पेड़ बने, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने ट्रिक बताई थी। अब इसके बाद में देखो आगे, इसके आगे हमारे ये हो जाएगा कि U बराबर क्या कॉमन आ रहा है, KQ स्क्वायर अपॉन A कॉमन आ गया, तो यहाँ तो क्या बच गया, 2/√2 माइनस 4, तो U बराबर क्या, U बराबर हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन A। ये देखो कितना, इसको लिख सकते हैं हम √2 माइनस 4, है ना। इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक आएगी। कैसी आएगी, ऋणात्मक, क्यों, 4 बड़ा होता है √2 से, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कैसी आएगी, ऋणात्मक, है ना। इसके बाद में देखो अगला सवाल देखें, इससे अगला जो सवाल है वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। उसमें क्या होगा कि आपका जो वर्ग है ना, या वैसा कह सकते हैं कि अभी अभी जो हमने किया वो A पार्ट था, ये इसका B पार्ट है, सवाल एक ही है ना। यहाँ पर माइनस Q है, यहाँ पर प्लस Q है, यहाँ पर माइनस Q, यहाँ पर प्लस Q। इसके केंद्र O पर एक Q0 आवेश को हम लेकर आते हैं, तो किया गया कार्य ज्ञात करो। हम जानते हैं इस बिंदु पर कार्य क्या होगा, कार्य बराबर होता है विभव V गुणा आवेश कितना, Q0। Q0 को लेकर आए, ये विभव किसकी वजह से होगा, इन चारों आवेशों के कारण, तो इसके केंद्र पर विभव निकालो, देखिए कितना होगा। ये दूरी कितनी हो जाएगी, देखो ये पूरी दूरी √2 है, तो ये दूरी कितनी, A/√2, पहले बता चुका हूं इसके बारे में। ये दूरी भी A/√2, ये दूरी भी A/√2, ये दूरी भी A/√2, तो विभव V बराबर देखो चारों के कारण, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, तो V बराबर, V1 की वैल्यू बताओ, देखिए माइनस का KQ अपॉन A/√2, तो माइनस का √2 KQ अपॉन A। चिन्ह सही लेना विभव को, इसकी वजह से इस बिंदु पर विभव, प्लस ये हो जाएगा √2 KQ अपॉन A, इसकी वजह से इस पर विभव, माइनस का √2 KQ अपॉन A, और इसकी वजह से इस पर विभव कितना होगा, √2 KQ अपॉन A प्लस का, देखो चारों कट गए तो विभव कितना हुआ, 0। इसका मतलब कार्य भी कितना हुआ, 0। बस ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट। बाकी का जो भी इसके अंदर बचा है, स्थितिज ऊर्जा के कुछ न्यूमेरिकल इसमें शेष रह जाते हैं, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।